हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज फिर से लेकर आया हूँ एचएस फर्स्ट ईयर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 2019 का और इसका आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट आज अपलोड कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए। आज सेकंड पार्ट ग्रामर से शुरू करेंगे। सेक्शन नंबर सी एंड सेक्शन नंबर डी ख़त्म कर देंगे आज टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। बहुत ही बड़ा होगा, 40-50 मिनट से ज़्यादा ही होगा शायद, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। और टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम में जाएं, अपने दोस्त को शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। ये वीडियो को आप अगर देख के जाएंगे एग्ज़ाम में, बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है कल जो कि एग्ज़ाम है। चलो तो देखो, यहाँ तक तो ख़त्म हो चुका था सेक्शन। ये जो क्वेश्चन नंबर है ना 5 ख़त्म हो चुका था, ठीक है। एप्लीकेशन ख़त्म हो चुका था। अभी सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल डिटर्मिनर। आपको डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिटर्मिनर में क्या है, देखिए यहाँ पर देयर इज स्टिल डैश मिल्क इन द जग, ठीक है। जग में अभी भी थोड़ा सा पानी दूध बचा है। तो यहाँ पर क्या है, सम होगा या फिर लिटिल होगा। देखिए सम कब लगाते हैं, जब हमारे पास एनाफ हो, कुछ भी चीज़ एनाफ हो, सफिशिएंट हो। और लिटिल जब हमारे पास एकदम ही थोड़ा सा हो। तो यहाँ पर क्या बोला, स्टिल अभी भी बाकी है, मतलब जितना है एनाफ है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सम लगेगा, है ना। क्या उसके बाद देखिए, कमल रिसीव्ड डैश एनकरेजमेंट फ्रॉम हिज टीचर्स। यहाँ पर मैनी होगा या फिर मच होगा। सबसे पहले आप लोगों को पता करना पड़ेगा जो एनकरेजमेंट है, एनकरेजमेंट का मतलब होता है सहाय करना, हेल्प करना। और जो हेल्प है, एनकरेजमेंट है, ये काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। जी बिल्कुल, ये अनकाउंटेबल है। आप कितने बार हेल्प करेंगे, 2 हेल्प, 3 हेल्प, 11 हेल्प, 12 हेल्प, ऐसा नहीं होता। अनकाउंटेबल होता है एनकरेज, अनकाउंटेबल होता है। और आप यहाँ पर आ जाइए मैनी और मच पे। ये जो मैनी है, मैनी होता है काउंटेबल के लिए और मच होता है अनकाउंटेबल के लिए। आप लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, बस यहाँ पर मच होगा, ठीक है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट, ये दूसरा क्वेश्चन पूरा का पूरा काटना पड़ेगा क्या, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। ये देख लो क्या आ गया भाई, ओके। तो यहाँ देख लो बी नंबर, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर वर्ब अच्छे से बिठाओ, ठीक है। टेंस पार्ट, आई विश आई लिसन टू माई पेरेंट्स एडवाइस। क्या होगा, ये होगा आई विश आई लिसेंड, ये पास्ट फॉर्म में जाएगा, ठीक है। पास्ट फॉर्म में जाएगा, लिसेंड हो जाएगा। उसके बाद आई स्टडी इन दिस कॉलेज फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। ये क्या होगा, ये लास्ट 2 ईयर्स लगाना, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। इससे पता चल जाता है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर हैव बीन होगा, ठीक है। आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो सी नंबर पे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरीज। द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट लिख दिया। मैं कल ही बोला था कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। टाइपिंग क्या है भाई, बहुत समय लगता है टाइपिंग करने में, ओके। तो पहला सवाल यहाँ पर देखिए, अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी बिठाना है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, आई डैश रन फास्टर। एबिलिटी, एबिलिटी 2 तरीका का होता है, या फिर कैन लगाओ या फिर कूड लगाओ। ये 2 चीज़ एबिलिटी को बताता है, लेकिन कैन प्रेजेंट को बताता है, कूड पास्ट को बताता है। समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, तो पास्ट के बारे में बताता है, तो क्या होगा, कूड होगा ना, आई कूड रन फास्टर, ठीक है। तो दूसरा वाला करो, इसको बैक करना पड़ेगा 1 by 1, ओके। अभी ये वाला, ऑल कैंडिडेट्स डैश ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। कंपल्शन मतलब कंपल्सरी, और कंपल्सरी में हमेशा हमेशा के लिए मास्ट ही लगेगा, याद रखिएगा मास्ट।
कंपल्शन जहाँ पर होगा वहाँ पर मास्ट लगाना भाई, याद से एग्ज़ाम में आता ही आता है क्लास 11 में, ठीक है। कंपल्शन होगा तो मास्ट लगाओ, मॉरल ड्यूटी होगा तो शुड लगाओ, एबिलिटी होगा तो सेंटेंस को देख के पता लगाओ कि प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है, तो कैन या फिर कुड लगाओ। तो यहाँ पर कंपल्शन है तो मास्ट लगाओ। ऑल कैंडिडेट्स मास्ट ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में तो एडमिट कार्ड लाना जरूरी है, कंपल्सरी है ना। ओके, गो फॉर नेक्स्ट। यहाँ पर देखो, करेक्ट द फॉलोइंग, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर कुछ तो गलत है ना। गलत क्या है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉय, यहाँ पर होगा ना प्लूरल होगा, बॉयज़ होगा, क्योंकि बहुत सारे बॉयज़ों में से एक को बताया गया है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ इन द क्लास। बहुत सारे लड़कों में वो एक अच्छा बेस्ट लड़का है ना, तो बॉय में क्या होगा, बॉयज़ होगा। ये रहा है इसका आंसर। और उसके बाद देखो दो नंबर पे, नेइदर राम नॉर रहीम आर, यही तो गलत हुआ, आर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेइदर राम नॉर रहीम सिंगुलर दिखाया गया है, नहीं राम नहीं रहीम, ठीक है। दोनों में से एक भी वहाँ पर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था। नेइदर राम नॉर रहीम इज़ प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग में नहीं तो राम मौजूद था, नहीं रहीम मौजूद था। यहाँ पर आर लगता जब ये नॉर के जगह पर एंड होता, एंड। नेइदर राम एंड रहीम आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर नेदर लगता ही नहीं, राम एंड रहीम आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो वही प्लूरल होता तो आर लगता है, यहाँ पर सिंगुलर है इसीलिए इज लगाना पड़ेगा। आंसर देखो यहाँ पर इज। नेक्स्ट, अच्छा इसको उठाना पड़ेगा, अच्छा हो गया। 7 नंबर पे देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग पिच ऑफ कन्वर्सेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द ब्रैकेट। 2 मार्क का है, एक एक करके। ये आता ही आता रहता है, याद रखिएगा, आएगा ही आएगा, ये नहीं आ सकता, दूसरा आएगा। व्हेन और वेयर भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए, आई सेड टू जॉन, मैंने जॉन को कहा था, देखिए नरेशन जैसा है ना, नरेशन ही है। हाउ होगा, वो ब्रैकेट दिया गया है वहाँ पर, हाउ होगा या फिर व्हाट होगा। हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग एट दिस मोमेंट या फिर व्हाट इज़ योर बिजनेस गोइंग एट दिस मोमेंट। किसी को हम पूछते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है अभी, तो कैसा चल रहा है, कैसा मतलब हाउ होगा ना, हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग एट दिस मोमेंट। उसके बाद जॉन ने रिप्लाई किया, शैल वी मीट लेटर टुनाइट टू डिस्कस इट ओवर। क्या हम आज रात को मिल सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। आज रात को मिल सकते हैं, और रात को जब मिल सकते हैं, ओवर लंच होगा या फिर डिनर होगा। रात में क्या करते हैं आप, लंच करते हैं या फिर डिनर, बिल्कुल डिनर करते, तो होगा क्या आंसर, डिनर होगा, ठीक है। एक में होगा हाउ, एक में होगा डिनर। ये सिर्फ इतना सा करती है, आपको 2 मार्क मिलेगा, ठीक है। चलो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए है तो मैं बना देता हूँ। ओके, नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो नीचे दिए गए इसको करो। ही कॉन्फेस्ड हिज क्राइम, मेक इट एस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स में बनाओ। ही कॉन्फेस्ड हिज क्राइम, इसको कॉम्प्लेक्स में क्या बनाना पड़ेगा, ये तो सिंपल है ना, ही कॉन्फेस्ड हिज क्राइम सिंपल है, तो इसको कॉम्प्लेक्स में बनाओ। कॉन्फेस में, ये कॉम्प्लेक्स में ऐसा होगा कि ही कॉन्फेस्ड दैट ही हैड कॉमिटेड द क्राइम, बड़ा करके बनाना पड़ेगा, बड़ा करके बनाया आपने, ठीक है। उसके बाद शीता इज, उसके बाद नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज गुड एज शीता। ये किस में है, ये पॉजिटिव सेंटेंस में है। देखो एज गुड एज पॉजिटिव सेंटेंस में ना, एज गुड एज, कटो इसको, एज गुड एज, हाँ ये पॉजिटिव सेंटेंस में इसको सुपरलेटिव बना, मतलब गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट होगा, तो आपको बेस्ट लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, शीता इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, हो गया ना, शीता इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। इसको काट लो पहले, हाँ टाइम भी देख लेता हूँ, हाँ 10 मिनट 52 सेकेंड, ओके 11 मिनट हो चुका है। हाँ अभी तो 8 नंबर है, तो चलो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज दिस, रीअरेंज द वर्ड्स इन द फॉलोइंग टू फॉर्म मीनिंग सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो जंबल वर्ड है, इसको अरेंज करो फिर से। क्या लिखा गया है 1 नंबर पे, वांट डू मी सी यू एट टू द एयरपोर्ट ऑफ। ये क्या होगा, तो हमेशा याद रखियो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन मार्क है ना, तो हमेशा डू से स्टार्ट होगा, है ना, डू से शुरू होगा अगर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर डू से स्टार्ट को, डू यू वांट मी टू सी यू ऑफ एट द एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद द
एंड ट्रूथ ऑनेस्ट स्पीक्स मैन ऑलवेज, तो ये क्या होगा, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, एक ईमानदार इंसान हमेशा सच बोलता है। तो ये रहा हमारा ग्रामर पार्ट। मैं सोच रहा हूँ कि टेक्सचुअल भी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अभी अभी सिर्फ 12 मिनट ही हुआ है शायद, है ना। तो लेट्स गो फॉर टेक्सचुअल पार्ट, इट विल बी गुड फॉर यू टू कंप्लीट विद इन ए मोमेंट। ओके, लेट्स गो। So students, start question number 9. This is textual part, so I will request you to subscribe our channel BS Tuition Classes, then I will be really happy to being our new subscriber. Okay, so question number 9. Read any one of the stanzas given below and answer the question that follow. तो इसको पढ़ो। सबसे पहले देखो इसको क्या है यहाँ पर, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand होगा, हाँ, hands, and she the big girl some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair all the at the uncle with the camera। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो द पोइट। जो कार्डबोर्ड है, फोटो है, इसमें पोइट को क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, उसके कजिन को दिखा रहा है। फोटो जो वो पैदल चल रहा था किनारे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हु वाज द बिग गर्ल। बिग गर्ल कौन है, जो बिग गर्ल है वो कौन है, वो पोइट का मदर है ना, पोइट्स मदर। मैं नीचे लिखा है, उस पेज में लिखा है, दिखाऊंगा उनको। क्वेश्चन पर लेते हैं, हाउ ओल्ड वाज द पोइट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज क्लिक्ड। जब फोटोग्राफ खींचा गया था उनके माताजी का उम्र कितनी थी, 12, है ना। चलो अभी आपको दिखा रहा हूँ इसका आंसर, यहाँ पर है आपका आंसर। देखो, तो पहला था कि फोटोग्राफ क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है, द कार्डबोर्ड शोज दैट द फोटोग्राफ ऑफ द पोइट्स मदर एंड हर कजिन, है ना। उसके माताजी को दिखाया और कजिन को दिखा रहा था फोटो में। उसके बाद था जो बिग गर्ल था, बिग गर्ल वो कौन थी, पोइट्स मदर। उसके बाद उनका उम्र कितना थी, 12 ईयर्स ओल्ड। और 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हु क्लिक द फोटोग्राफ, किसने खींचा फोटोग्राफ को, पोइट्स अंकल, है ना, पोइट्स अंकल ने खींचा फोटो को। अभी ये रहा 1 मार्क का तो हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है वो 4 मार्क का है, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा करके तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। राइट ब्रीफली व्हाट द गर्ल्स डिड ऑन द सी बीच। तो आप ब्रीफली इसको लिखो, ठीक है, एक्सप्लेन करके लिखो कि जो गर्ल्स है वो सी बीच में क्या क्या किया, ठीक है, सागर किनारे क्या क्या किया उन लोगों ने। नहीं चलाता हूँ इसको, क्या क्या किया भाई, देखो। द पोइट्स मदर एंड हर गर्ल कजिन्स बेटी एंड डॉली वेर वेरी हैप्पी। जो पोइट के मदर है और मदर के जो कजिन है डॉली एंड बेटी, वो बहुत ही खुश थे, वेरी हैप्पी वाइल एंजॉइंग देयर सी हॉलीडे। सी हॉलीडे में जाके वो लोग बहुत ही खुश थे। बोथ द गर्ल कजिन्स ऑफ द पोइट्स मदर पेडल्ड ऑन द सी बीच। वो सागर किनारे पैदल चल रहे थे, है ना। द टू गर्ल्स कजिन्स वेर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ द पोइट्स मदर वाइल पेडलिंग। और जब वो पैदल चल रहे थे तो पोइट के माताजी का हाथ पकड़े हुए थे। ऑन द ब्रीजी सी शोर, जहाँ पर सागर किनारे जहाँ पर हवा चल रही थी, द 3 गर्ल्स स्टूड स्टिल। वो तीनों लड़कियाँ वहाँ पर खड़े थे चुपचाप, स्माइलिंग थ्रू देयर एंटेंगल्ड हेयर। और जो हवा के कारण उनके जो बाल है जो लहरा रहे थे, ठीक है, वो बालों के बीच में से वो लोग मुस्कुरा रहे थे। और तभी फॉर द फोटोग्राफ टू बी क्लिक्ड बाय देयर अंकल। और तभी उनके जो अंकल थे, ठीक है, अंकल ने फोटोग्राफ को खींच लिया था। तो ये रहा इसका आंसर। अभी चलो इसको पढ़ो। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? So समझ में आ गया होगा, क्लास में पढ़ाया होगा आप लोगों को। नहीं पढ़ाया तो ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर है, प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 11 करके लिखा है, बाहर से ढूंढ के निकालें, नहीं तो टाइप करें। जो पोएम है When did my childhood go, ठीक है, माई चाइल्डहुड, तो इसको लिख के BS ट्यूशन क्लास में इसको लिखो, ये वीडियो आ जाएगा। चलो इसको क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।
वेयर डू दीज लाइन्स ओकर, ये लाइन कहाँ पर मिला है आपको, ठीक है। आंसर में क्या लिखे देखिए 1 नंबर पे यहाँ पर जो लिखा है, द कोटेड लाइन्स ओकर इन द पोएम चाइल्डहुड, ये जो लाइन है हमें चाइल्डहुड पोएम में से मिला है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पे देखिए, व्हेन डज द पोएट थिंक दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्ड, बी नहीं ही होगा, टाइपिंग मिस्टेक, ही लॉस्ट हिज चाइल्ड, कब उनको पता चला कि उनका जो चाइल्डहुड है वो लॉस्ट हो चुका है, कब। आंसर में देखिए 2 नंबर, उठाना पड़ेगा क्या थोड़ा सा, हाँ उठा देता हूँ, हाँ 1 सेकेंड, ठीक है। देखो अभी, द पोएट थिंक्स दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही अटेन्ड द एज ऑफ 11, जब उनका उम्र 11 का हो गया था तब उनको पता लग गया था कि उनका जो चाइल्डहुड है वो ख़त्म हो चुका है, खो चुका है और वो एडल्ट हो चुका है। क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ स्टॉप्ड इन द स्टैंजा। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, है ना। तो स्टॉप्ड का सिमिलर वर्ड क्या है इसमें, इस पोएम में से, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो है सिनोनिम का स्टॉप का होता है चीज़ का मतलब होता है स्टॉप करना, बचपन स्टॉप हो चुका है, 11 उम्र बढ़ चुका है, ये दिखाया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट लर्न अबाउट हेल एंड हेवन, हेल और हेवन के बारे में क्या सिखा है पोएट ने। 4 में जाओ, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 4, हेल एंड हेवन आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, तो ये जो हेल और हेवन है ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, इस रियल वर्ल्ड में इसका अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं होता है, नॉट इवन इन बुक्स ऑफ जियोग्राफी, और जियोग्राफी किताब में भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, हेल एंड हेवन, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट सीखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बीइंग ग्रोन अप, जो प्रोसेस ऑफ बीइंग ग्रोन अप, हम जो बड़े हो रहे हैं इसका जो प्रोसेस है इसके बारे में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएम के हिसाब से, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स द अटेनमेंट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, ये जो हम ग्रो अप हो रहे हैं इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, इसमें क्या क्या आ जाता है जब हम बड़े होते हैं, तो इसमें आ जाता है मेंटल मैच्योरिटी, हमारे अंदर माइंड में एक मैच्योरिटी आ जाता है, हम बड़े बड़े लोग जैसे सोचते हैं वैसा सोचने लगते हैं। लॉस ऑफ इनोसेंस, हमारे बीच में से इनोसेंसनेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, सिंप्लिसिटी ख़त्म हो जाता है। ए पर्सन इज सेड टू बी ग्रोन अप व्हेन ही हैज़ बिकम लॉजिकल, जब एक इंसान लॉजिकली सोच सकते हैं, रेशनल थिंकिंग कर सकते हैं, जिस बातों में सच्चाई हो, है ना, एंड इज एबल टू बिल्ड हिज ओन थॉट्स, जब एक इंसान अपने विचारों को रास्ता दे सकता है, अपने विचारों पर चल सकता है, तब उनको पता चलता है कि हम क्या हो चुके हैं, हम एडल्ट हो चुके हैं, हम मैच्योर हो चुके हैं, और यही बातें प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप में आ जाता है। ए ग्रोन अप हैज़ द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, जब एक इंसान ग्रो होता रहता है तब उनमें एक क्या चीज़ आ जाता है, वो ऐसा डिफरेंशिएट कर सकता है कि क्या रियलिटी है और क्या फैंटेसी है, जोक्स क्या है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, उनको पता चल जाता है एक मैच्योर इंसान को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, 3 मार्क करके कोई भी 2 का करना है, ए और बी। अच्छा बी नंबर क्वेश्चन ही काट दिया, आंसर लिख दिया, क्वेश्चन कहाँ है भाई। ओके, आंसर पढ़ते ही क्वेश्चन का पता चल जाएगा, मैंने आंसर को डिलीट कर दिया शायद लास्ट में एडिट करते वक्त। ओके, तो ए नंबर पढ़ लेते हैं, राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट रेन स्पीक्स अबाउट इटसेल्फ, जो बारिश है वो अपने बारे में क्या क्या सोचता रहता है, बोलता रहता है। क्वेश्चन नंबर ए को पढ़े, आंसर नंबर, द रेन्स कॉल्स इटसेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग जॉय, तो पोएम ऑफ अर्थ कह रहा है इस दुनिया का पोएम है, और इसका काम क्या है, टास्क क्या है, इस दुनिया में हैप्पीनेस लाना, जॉय लाना, ज़िंदगी लाना, लाइफ लाना। द रेनड्रॉप्स फॉल ओवर ड्रॉप स्ट्राइक इन अर्थ ब्रिंग न्यू लाइफ, ये जो बारिश का ड्रॉप है, बूंदे है, इस दुनिया में हैप्पीनेस लाता है, नया ज़िंदगी लाता है टू द लैंड। विदाउट रेन द सीड्स लाइंग इन द अर्थ, बारिश अगर ना हो तो जो सीड होता है, बीज, वो इस
अर्थ में दबे पड़े रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, छिपे रहेंगे, है ना। एंड अनबॉर्न, उसका जन्म नहीं होगा, अनबॉर्न नहीं अनबॉर्न, ओके। दे स्प्राउट टू लाइफ ओनली व्हेन इट रेन्स, और तभी वो अंकुरन होता है, तभी वो बाहर आता है, जन्म होता है जब बारिश होता है। किसका? बीज का, पेड़ का। द रेन प्यूरिफाइज द अर्थ, जो रेन होता है वो इस दुनिया को प्योर करता है, एंड मेक्स इट ब्यूटीफुल एंड सेरेन, वो शांति प्रदान करता है, ब्यूटीफुल हो जाता है, सुंदर हो जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स ऑपरेशंस, बारिश का काम जब खत्म हो जाता है, द रेन ड्यूटी रिटर्न्स टू इट्स बर्थ प्लेस ऑफ ओरिजिन व्हिच इज द अर्थ। और तब क्या हो जाता है, जब बारिश का ड्यूटी खत्म हो जाता है, तब ये बारिश अपना जन्म स्थान, जहाँ पर इसका जन्म हुआ हो, बारिश का जन्म कहाँ हुआ है? नदी से, सागर से, है ना, और पानी बहा का बहा चला जाता है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं। तो इसका बी नंबर आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन देखो, आंसर मैं इसका बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से डिलीट हो सका है बी नंबर। तो आंसर अगर हम पढ़ेंगे तो इसका क्वेश्चन भी पता चल जाएगा कि क्या है। देखो, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉरी, हाँ देखो यहाँ से काट के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख दिया। अच्छा ठीक है, आप लोग वही सोच रहे होंगे यहाँ तो क्वेश्चन है यहाँ पर, सर को दिखाई नहीं देता क्या? ओके, नो प्रॉब्लम, सॉरी। तो बी नंबर क्या है? ब्रीफली इवालुएट द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एज सीन इन द स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ का जो लास्ट स्टैंजा है वहाँ पर पोएट का एटीट्यूड, नज़रिया को दिखाओ, जिंदगी के प्रति उसका नज़रिया क्या है, ठीक है। द पीरियड ऑफ नियरली 12 ईयर्स सिंस द पोएट्स मदर पास्ट अवे। देखो, द पीरियड ऑफ नियरली 12 ईयर्स सिंस द पोएट्स मदर पास्ट अवे, जब पोएट्स मदर का मौत हो जाता है, 12 साल हो चुका है। इट्स बीन पेनफुल, इट्स बीन होगा यहाँ पर, ओके, इट्स बीन पेनफुल फॉर द पोइट, ये पोइट के लिए एकदम पेनफुल मोमेंट था। शी कैन नॉट हेयर हर लाफ्टर एनी मोर, वो अपने माता जी का जो हंसी है वो और से और सुन नहीं पाएगी। देयर इज़ ओनली साइलेंस नाउ, अभी सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस है। द पोइट हैज़ टू हेयर हर लॉस इन साइलेंस, अभी पोइट को चुपचाप रहना पड़ेगा, उस साइलेंस को याद करेगा जो लॉस हो चुका है। शी एक्सेप्ट्स द इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब कंपल्सरी, है ना, एंड ऑफ ऑल मॉर्टल बीइंग्स बाय द टाइम, और पोइट को अभी ये एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि ये कंपल्सरी है, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ये जो बातें हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर ट्रांजिएंट, दे आर नॉट परमानेंट, ये जो बातें हैं इनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, फिर से आगा भाई तू, ऊपर से नीचे जाएगा कैसे पता नहीं, ठीक है, ये ना जाए तो कुछ नहीं, हम पर तो लेते हैं। देखो, वाई डज द पोइट से दैट हिज चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। देखो, पोइट ने ऐसा क्यों कहा कि उसका जो चाइल्डहुड है वो फॉरगॉटन प्लेस में चला गया है, एक ऐसा प्लेस में जा चुका है जो फॉरगॉटन है, उसको ढूंढना नामुमकिन है, ऐसा क्यों कहा? द पोइट सेज दैट हिज चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन एट सच ए प्लेस वेयर ही कैनॉट फाइंड इट, एक ऐसी जगह पर जा चुका है जहाँ पर से ढूंढना नामुमकिन है, ऐसा कह रहा है ना। ही फील्स ए सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया, उसको एक ऐसा फील हो रहा है, सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया मतलब, नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है, जैसे होम सिक, है ना, सिर्फ घर बुला रहा है, घर में जाना है, ऐसा फील होता है ना वो। तो नॉस्टैल्जिया फॉर द लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड, वो इमोशनल हो चुका है अपने चाइल्डहुड को जो लॉस्ट हुआ है उसके प्रति। He feels that he had probably lost his childhood when he had acquired a rational thinking towards his surrounding, और वो सोच रहा है कि हाँ, मैंने अपना बचपन तब खो दिया था जब मुझे रैशनल थिंकिंग मिला है, जब मैं रियलिटी, फैक्ट, सच झूठ के बारे में मुझे पता चला, जब मैं सोच सकता हूँ अपने थॉट्स के बारे में, तब शायद चला गया है, ऐसा सोच रहा था। डी नंबर को भी पढ़ो। Whom do you hold responsible for the atmosphere of mutual distrust that prevails between the father and the son? Give a reason answer. तो यहाँ पर देखो, किसको तुम रेस्पॉन्सिबल ठहराओगे कि जो इन दोनों में जो ट्रस्ट नहीं है फादर एंड सन में, इसका रीज़न बताओ, इन दोनों में से किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, इनका जो खराब रिलेशन है इसके वजह कौन है?
आंसर पर द कॉज फॉर द एटमोसफियर ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट प्रिवेल्स बिटवीन द फादर एंड द सन इज देयर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ, इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों में, है ना। बोथ नीड ईच अदर, दोनों को चाहिए, एक दूसरे को ज़रूरत है एक दूसरे का। येट दे टर्न अपार्ट, फिर भी क्या होता है, ये दोनों तरफ चला जाता है, वापस नहीं आता है एक साथ, बिकॉज ऑफ ईगो प्रॉब्लम। दोनों में क्या है, ईगो है। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पिताजी पहले बुलाएंगे, नहीं मेरा लड़का पहले आएगा, मुझे बात करेगा, ऐसा सोच रहा था। द फादर हैज़ फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिज सन बिकॉज ही कुड नॉट ग्रो विथ हिज सन। देखो, पिताजी को ऐसा लग रहा है, हाँ मैं फेल हो चुका हूँ, मेरे बच्चे को मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मेरे लड़के के साथ मैं बड़ा नहीं हो पाया, है ना। व्हेन द सन ग्रीव डिफरेंटली, जब बच्चा एक अलग सा बड़ा हुआ, है ना, द नैरो माइंड, लड़का का जो माइंड है, द नैरो माइंडेड फादर फेल्ट अनईजी, जो पिताजी है वो नैरो माइंडेड है, ठीक है, वो अनईजी सा फील करता है, इनडिफरेंट फील करता है। ही डिड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द चेंज वर्ल्ड वेयर हिज सन ग्रीव अप। उनको पता नहीं कि उनका जो लड़का है कहाँ पर बड़ा हुआ है, किस ज़माने में बड़ा हुआ है, उनको सेंस हो जाना चाहिए था पिताजी को, लेकिन पिताजी अपने बेटे का जैसा माइंड है ऐसा खुद चेंज हो नहीं पाया। इसी वजह से दोनों में से एक कोल्ड रिलेशनशिप बन गया, एक बुरा रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, फिर से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, कितना बोलो।